हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड गेमिंग पीसी का सबसे मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। और आप जानते हो कि मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चीज़ पे बना चुका हूं कि भाई देखो आपके ग्राफिक कार्ड के प्राइस डाउन होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग और भी बना चुके हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइस डाउन होने वाले हैं। जब डाउन होंगे तो आप में से कई लोग पीसी बिल्ड करोगे तो फिर मिस्टेक्स करोगे, और मिस्टेक्स करोगे तो फिर आप में से कई लोग दुखी हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग जो हैं वो दुखी हो जाएं कि उन्होंने जो है वो अपने पीसी बिल्ड में एक बढ़िया सी मिस्टेक कर दी, और जिस बढ़िया सी मिस्टेक के चक्कर में उनका बढ़िया सा पीसी एक बेकार सा पीसी हो गया। तो उसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक काफी ऑब्वियस है, बट मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज मैं काफी डिटेल में इलैबोरेट करके आपको बताऊंगा विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, अपना एग्जांपल देके, जिससे कि आप समझ पाओगे, खुद से रिलेट कर पाओगे, और मे बी आप शायद ये मिस्टेक करो ना करो, आपके ऊपर है वो तो। बट मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो, और भैया नहीं कर रखा तो भैया कर लो, और कर रखा है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, वहां से आप कुछ भी शॉपिंग करो, चॉकलेट और मिठाइयाँ, ग्राफिक कार्ड, पीसी, एसएसडी, कैबिनेट, कुछ भी खरीदना है खरीदो, उस चैनल को सपोर्ट मिलता है यार। तुम्हें सपोर्ट दिखाने नहीं दिखाना, ठीक है, दिखाना है ना तो फिर करो यार। क्या कर रहे हो मतलब तुम लोग फालतू बैठे हो अभी तक वीडियो देख रहे हो यार, क्लिक करो, कुछ शॉपिंग करो, है ना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नाउ सबसे मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट जो है पीसी का, वैसे तो 2-3 पार्ट और है, पर उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। बट सबसे मोस्ट इग्नोर जो कि एटलीस्ट मैंने जहां तक अपने व्यूवर्स में देखा है वो है मदरबोर्ड। अब देखो, आप में से कई लोग बोलोगे अबे यार इसने पीसी वाले ने फिर वही बकवास चालू कर दी, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा पीसी वाले कि भाई अच्छी वीआरएम वाला मदरबोर्ड लो, बस हो गया ना। नहीं भाई, देखो इससे ज्यादा बहुत कुछ है इसके अंदर ना। आप में से कई ऐसे तेज लोग होंगे जिन्होंने जो है वो अभी तक कमेंट में लिखना भी शुरू कर दिया होगा कि भाई मेरे को ओवरक्लॉक नहीं करना है, तो मेरे को मदरबोर्ड सस्ता वाला भी चलेगा, मेरे को वीआरएम से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं एक अनलॉक्ड सीपीयू नहीं ले रहा हूँ, मैं एक लॉक्ड सीपीयू ले रहा हूँ, मैं एक i5 ले रहा हूँ जो कि ओवरक्लॉक नहीं होता, एक i3 ले रहा हूँ जो कि ओवरक्लॉक नहीं होता। तो भैया आपके लिए भी जो है वो आपको भी अच्छा मदरबोर्ड देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है वो सीपीयू की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो मदरबोर्ड पे ही डिपेंड करती है। और जी हाँ गाइस, मैं इस पे बहुत लंबा वीडियो बना सकता हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो सीन क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आपका वीआरएम अच्छी खासी होनी चाहिए, बिकॉज वीआरएम वो कॉम्पोनेंट है आपके मदरबोर्ड का, या वो पार्ट है आपके मदरबोर्ड का जो आपके सीपीयू को एक्चुअली में पावर दे रहा है। जितना अच्छा आपका मदरबोर्ड का वीआरएम का सेक्शन होगा, उतनी क्लीन, उतने एफिशिएंटली, उतने कम टेम्परेचर के साथ, उतना बिना ओवरहीट हुए आपका मदरबोर्ड अपने सीपीयू को पावर दे पाएगा, और आपका सीपीयू एकदम भला चंगा चल पाएगा, और लॉन्ग लाइफ उसकी जो है वो आगे बनी रहेगी। अगर आपकी वीआरएम बेकार है, ना तो आप ओवरक्लॉक कर पाओगे, ना आपका सीपीयू ढंग से चलेगा। अब आप बोलोगे भाई इसमें सीपीयू के चलने का राज कहाँ से आ गया? तो भाई सीपीयू के चलने का राज यहाँ पे ये आ गया कि देखो आजकल के जितने भी लेटेस्ट तुम्हारे सीपीयूज है, इनके अंदर ना एक नया तिकड़म भिड़ के आई है, और वो नई तिकड़म है बूस्ट एल्गोरिदम्स। और बूस्ट एल्गोरिदम क्या करती हैं कि आपने देखा होगा कि इंटेल की जो है वो फलाना फलाना वेलोसिटी बूस्ट है, थर्मल वेलोसिटी बूस्ट, ठीक है, उनका पहले टर्बो बूस्ट 2.0, टर्बो बूस्ट 3.0 था, AMD का अपना है प्रिसीजन बूस्ट और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। उसके अंदर देखो सेम एक चीज, एक फिनोमिना, या फिर मैं बोलूँगा एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर आपके सीपीयू के टेम्परेचर फलाना फलाना डिग्री से नीचे हैं, अगर आपके वीआरएम जो है वो इतने वॉट डिलीवर करने के केपेबल है, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपकी पावर लिमिट्स कितनी है, आपकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितने वॉट जो है वो हैंडल कर सकते हो, आपकी वीआरएम कितनी कैपेबल है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ अगर आपके अच्छी खासी हैं, आप एक रेंज के अंदर बैठते हो, तो आपका सीपीयू अपने आप को बूस्ट करेगा, तो आपका सीपीयू अपनी और स्पीड में चलेगा, ठीक है। इंटेल में भी सेम सीन है। इंटेल में भी देखो आप, उसकी इंटेल की अपनी पावर लिमिट्स है, उनका टाव है अपना, कि जब तुम्हारा सीपीयू बूस्ट होता है तो फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बूस्ट होता है। आई थिंक 52 सेकंड्स या ऐसी कुछ की उसकी विंडो है, मुझे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट अराउंड आई थिंक 50 सेकंड्स के आसपास ही है, ठीक है। तो उतनी ड्यूरेशन तक वो अपनी सिंगल कोर बूस्ट जो है, वो सिंगल कोर जो टर्बो है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसको अचीव करेगा, ठीक है। अगर आपकी वीआरएम कैपेबल नहीं है, अगर आपने ले लिया कोई क्रैपी सा मदरबोर्ड, आपने ले लिया फिर कोई बेकार सा मदरबोर्ड, तो आप बोल रहे हो कि मेरे को भाई मेरे सीपीयू में पूरे एफपीएस नहीं मिल रहे, मेरा सीपीयू जो है वो बॉटलनेक कर रहा है, तो भाई वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपकी जो पावर लिमिट्स हैं वो हैंडल नहीं कर पा रही है उस सीपीयू को। आपका जो मदरबोर्ड है वो जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे सीपीयू को, वो उसको इनफ पावर नहीं दे पा रहा है। आजकल के मदरबोर्ड्स जो हैं, कई मैन्युफैक्चरर्स, तुम्हारे जितने भी तुम ले लो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स, एसूस, MSI, गीगाबाइट, एज़रॉक, सारे के सारे जितने भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सारे मैन्युफैक्चरर किसी न किसी नाम से तुम्हारी जो है वो सीपीयू को बूस्ट करने का कोई ना कोई इनका मैकेनिज्म होगा। जैसे कि एसूस के अंदर आई थिंक आता है, हर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर अगेन अपने नाम वाम जो है वो क्रिएटिव रखता ही है, तो एसूस का जैसे कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट सब कुछ है,
मल्टी कोर एनहांसमेंट, यस एसूस आई थिंक इसको मल्टी कोर एनहांसमेंट बोलता है MCN, और कई और मैन्युफैक्चर भी शायद सेम बोलते होंगे। पर इसमें होता क्या है कि तुम्हारी जो है वो CPU की पावर लिमिट्स बढ़ा दी जाती हैं, जो तुम्हारा टाउ है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, तुम्हारा CPU जो है वो मैक्सिमम बूस्ट को अचीव करेगा, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हारी VRM भी कैपेबल होनी चाहिए। अगर आपकी VRM थर्मल थ्रॉटल कर रही है, अगर आपका VRM जो है वो ओवरहीट हो रही है, देन आपका CPU फुल बूस्ट पे नहीं चलेगा एंड आपको जो है वो फुल परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली है। और उसके लिए आपकी VRM अच्छी खासी होनी चाहिए। तो भले आप एक लॉक्ड CPU लो चाहे एक ओवरक्लॉकिंग वाला CPU लो, VRM मैटर करती है। बाकी चीज़ें मदरबोर्ड में देखो, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से PCI स्लॉट, अब मे भी आप में से कोई बड़ा तिकड़मबाज आदमी है, उसको जो है वो कैप्चर कार्ड लगाना है, वो खतरनाक लेवल की स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है। अभी देखो कैप्चर कार्ड में भी 10 तरीके के आते हैं, कोई USB वाला होगा, कोई PCI वाला होगा। जो PCI स्लॉट वाले होते हैं ना, उनमें से कई सारे कैप्चर कार्ड ऐसे होंगे जो कि आपके चिपसेट वाले स्लॉट पे नहीं चलेंगे। आपने मदरबोर्ड ले लिया, आपने देखा अच्छा इस मदरबोर्ड में 2 PCI स्लॉट हैं, एक ऊपर पे इसमें मैं ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा और एक सबसे नीचे पे इसमें जो है मैं अपना कैप्चर कार्ड लगाऊंगा। बाद में कैप्चर कार्ड लगाया सबसे नीचे वाले, उसमें चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कैप्चर कार्ड लगा हुआ है चिपसेट वाले जो तुम्हारा PCI स्लॉट होता है, जो चिपसेट से लिंक्ड होता है उसमें, ठीक है। देखो सारे कैप्चर कार्ड ऐसी दिक्कत नहीं करते, बट कई ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे मेन जो CPU से कनेक्टेड लेन्स हैं उसी में चलते हैं, वो PCI जो तुम्हारा चिपसेट वाला है उसमें चलते ही नहीं है, ठीक है। या फिर इशू देते हैं बीच में, बग आउट हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, ब्लैक स्क्रीन या कुछ इस टाइप के इशूज आएंगे। अब भाई आपने तो ये देख के लिया था कि मदरबोर्ड में 2 PCI स्लॉट हैं, आपने तो ये रिसर्च करी नहीं कि सबसे ऊपर वाला जो है वो सिर्फ CPU से कनेक्टेड है, सबसे नीचे वाला चिपसेट से कनेक्टेड है, ठीक है। वो आपने नहीं देखा, जो कि जनरली बहुत ऑब्वियस चीज़ है, सबसे नीचे वाला चिपसेट से कनेक्टेड होता है। बट अगर आप इस टाइप का चीज़ कर रहे हो देन आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी। आप कोई मे बी फ्यूचर में साउंड कार्ड लगा रहे हो, ठीक है, या कोई और ऑडियो इंटरफेस या फिर कुछ भी एक चीज़ PCI, कोई आप मे बी सेटा हब लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, तो आपको अपनी फ्यूचर के हिसाब से वो देखना पड़ेगा कि आपका मदरबोर्ड आपको क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ। मेरे मदरबोर्ड जो है मैं यूज़ करता हूँ ASUS का Crosshair 8 Hero, ठीक है। इसमें भर भर के USB पोर्ट्स हैं पीछे। अब आप जैसे एक नॉर्मल बंदे को हो सकता है इतने USB पोर्ट पीछे बैक में ना ज़रूरत पड़ती हो, तुम बोल दोगे कि भाई 10 USB पोर्ट है, तुमने 10 चीज़ थोड़ी लगा दी है, एक कीबोर्ड लगानी है, एक माउस लगाना है, और कभी कभार हो गया तो एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के लिए फ्रंट में तो होता ही है कैबिनेट में USB पोर्ट, वो हो गया। कितने चाहिए तुमको USB पोर्ट हद मार के? 10 USB पोर्ट का क्या करोगे PC वाले भाई? तो देखो मेरा सीन अलग है। मेरा ना केवल तुम्हारा यहाँ पे एक माउस जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, फिर मेरा यहाँ पे एक माइक भी जुड़ा हुआ है जो कि USB से कनेक्टेड है मेरे मदरबोर्ड में पीछे। फिर मेरा वहाँ पे जो है वो एक और पेरिफेरल जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैं भी बता नहीं सकता, जिसको कि मैं आगे रिव्यू करूँगा उसको तो तब बताऊँगा, पर वो भी USB पावर्ड है तो वो भी USB से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद मेरा एक लाइटिंग वाला है, मॉनिटर के पीछे मेरी लाइटिंग लगी हुई है जो कि USB से कनेक्टेड है, ठीक है, अभी के लिए, तो वो भी अलग से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद जो है वो मेरा एक वाईफाई अडेप्टर है, वो USB वाला तुमने देखा हो ना 500 रुपये का छोटा सा आता है TP लिंक वाला, वो भी मेरा फिर एक USB स्लॉट ले रहा है। और उसके बाद एक मेरा हेडसेट है Corsair का HS70 वायरलेस वाला। अब वायरलेस है तो वायरलेस वाले का तुम्हें पता है डोंगल आता है छोटा सा, ठीक है, वो डोंगल फिर अलग से वहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि अगेन वायरलेस हेडसेट है तो उसका भी डोंगल कहीं ना कहीं जाएगा, फिर वो भी कनेक्टेड है। तो मैंने तुम्हें 5-6 डिवाइसेस तो ये बता दिए। उसके बाद 2-3 USB पोर्ट्स फ्री भी होने चाहिए। कल के दिन में भाई कोई फुटेज है, कोई SD कार्ड है या कुछ लगाऊंगा तो एक कार्ड रीडर लगाने के लिए, मान लो मैंने कैमरे से कोई चीज़ शूट करी, प्रोडक्ट रिव्यू करा, तो मैं पेन ड्राइव में अपना SD कार्ड लगा के कैमरे से PC में उसको कैसे ट्रांसफर करूँगा? एक कार्ड रीडर से डालना पड़ेगा ना। कार्ड रीडर किस में लगेगा? USB पोर्ट में लगेगा। तो मुझे USB पोर्ट चाहिए होगा। मुझे कल के दिन हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में कुछ सेंड करना है तो 2 USB पोर्ट तो वो भी चाहिए होंगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना तो भूल ही गया, मेरे फ़ोन की जो डेटा केबल है मैं कभी चार्ज नहीं करता चार्जर से। मेरी हमेशा मेरा PC मेरा फ़ोन में, क्योंकि मैं अगेन गेमर हूँ, पर्सनली PC हार्डवेयर एंथुजियास्ट हूँ, ठीक है, तो भाई मेरे को मेरा फ़ोन मेरे बगल में चाहिए और मेरे PC के आगे मैं 24 घंटे बैठता हूँ। तो मेरा जो USB केबल है, मेरी डेटा केबल, वो हमेशा मेरे PC से कनेक्टेड रहती है और मेरा फ़ोन उसी से चार्ज होता है। तो अब मेरे को एक पोर्ट उसके लिए भी चाहिए कि भैया हमेशा 24 घंटे अगर मेरा USB पोर्ट से कनेक्टेड है तो वो भी चाहिए। तो इतने सारे USB पोर्ट जो है वो मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अगर कल के दिन एक परचेस करता हूँ मदरबोर्ड की, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जितने मेरे पास पेरिफेरल्स हैं मेरे पे उतने मदरबोर्ड में उसके उतने USB स्लॉट्स हैं नहीं है, और क्या वो कौन से USB पोर्ट्स हैं, वो 3.0 हैं, 4.0 हैं, क्या मेरे कोई डिवाइस है जो कि 3.0 में चलेगा, कोई नहीं चलेगा। कई सारे आपके ऐसे डिवाइसेस होंगे, मे बी आप एक USB वाला कैप्चर कार्ड ले रहे हो, ठीक है, कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो USB 2.0 में चलते ही नहीं है, वो USB 3.0 में चलते हैं, बिकॉज वो लोग इतनी बैंडविड्थ खा जाते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई आपने हाई फाई USB वाला कैप्चर कार्ड ले लिया, उसकी फुटेज जो है वो काफ़ी तगड़ी है और वो जो है वो USB 2.0 वाले USB पोर्ट में चल नहीं रहा, उसको USB 3.0 में चलना है, लेकिन 3.0 आपके मदरबोर्ड में ज़्यादा है ही नहीं पीछे की तरफ। वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस मेरे PC में 4-5 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं,
तो मैं एक ऐसा मदरबोर्ड ले नहीं सकता जिसके अंदर सिर्फ 4 सेटा पोर्ट्स हों या 2 सेटा पोर्ट्स हों। मुझे एटलीस्ट 5 या 6 एटलीस्ट 6 या 8 सेटा पोर्ट्स वाला तो लेना पड़ेगा ना, बिकॉज 5 हार्ड ड्राइव तो अभी लगी हुई हैं, ठीक है। 5 के बाद एक मतलब 4 हार्ड ड्राइव और एक SSD लगी हुई है, ठीक है। अब भैया मुझे कल के दिन और हार्ड ड्राइव लगानी पड़ती है, अगेन बहुत सारी डेटा मैं रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक एक्स्ट्रा सेटा पोर्ट तो उसमें चाहिए रहेगा ना, मैं कहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो वो सारा फिर मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और तब जाके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक अगर आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर मदरबोर्ड का बायोस, कि मैं कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड ले रहा हूँ, उसका बायोस कैसा है, उसका वो सब कैसा है, ओवरक्लॉकिंग फ्रेंडली है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर उसके बाद तुम्हें ये भी देखना होगा कि अगर कल के दिन तुम PCI 4.0 SSD लगाते हो, तो भैया PCI 4.0 SSD लगानी है तो NVMe के जो स्लॉट्स हैं वो आपके मदरबोर्ड में कितने हैं, या फिर कितनी आपको PCI 4.0 SSD लगानी है। फ्यूचर में अपग्रेड करोगे तो वो मदरबोर्ड की VRM का इतनी कैपेबल है कि फ्यूचर में आप एक Ryzen 9 पे अपग्रेड करते हो तो वो उसको हैंडल कर लेगा। मान लो तुमने एक ऐसा मदरबोर्ड ले लिया जो Ryzen 5 को तो हैंडल कर ले रहा है, लेकिन कल के दिन तुमने Ryzen 9 पे अपग्रेड करा तो फिर वो हैंडल कर नहीं पाया। फिर अपग्रेड का फायदा क्या हुआ जब आपको मदरबोर्ड ही बदलना पड़ रहा है। भाई हम देखो, हमें AMD इसलिए पसंद था क्योंकि AMD में मदरबोर्ड वही रखो और CPU बदलते रहो बार बार, ठीक है, ये इसलिए हमें AMD पसंद था। लेकिन तुमने एक ऐसा मदरबोर्ड ले लिया कि जिसकी तुम्हें मदरबोर्ड भी बदलना पड़ रहा है, CPU बदलना पड़ रहा है, फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा AMD लेने का। तो ये तो पूरा प्लान ही खराब हो गया ना एक तरीके से। तो इसलिए जो है वो मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार लेना है तो मदरबोर्ड अच्छा खासा लो। और मदरबोर्ड लेते हुए सबसे पहला अगर तुम डिसीजन ले रहे हो तो स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अब तुम 4-5 मदरबोर्ड देख लो जिनकी ना VRM अच्छी है और वो तुम्हारे बजट से मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। 1500 रुपये ऊपर हो तो चलता है मदरबोर्ड में। अगर तुम 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो तुम अपने फायदे के लिए दे रहे हो, कल के दिन नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। 4-5 मदरबोर्ड पसंद कर लो जो तुम्हारे बजट में आ रहे हो, तुम्हारे बजट के आसपास हो और जिनकी VRM अच्छी हो। अब उन 4-5 मदरबोर्ड्स में फीचर्स देखो, ये कौन सा तुम्हें तुम्हारे हिसाब से फीचर्स दे रहा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से तुम डिसीजन बनाओ। अगर तुम्हें फैन बॉयज़्म करना है कि भाई मेरे को ASUS थीम PC बिल्ड करना है, मेरे को सारे MSI के कंपोनेंट लगाने हैं, देन तो भैया फिर ये चीज़ बनती नहीं है। फिर तुम्हें एक्स्ट्रा पे करके ASUS का अगर तुम्हें फीचर नहीं भी मिल रहे तो तुम्हें सबसे टॉप एंड वाला लेना पड़ेगा ताकि तुम्हें सारे फीचर्स मिले, ठीक है। ऐसा फिर वहाँ पे बजट वाली चीज़ आ जाती है कि भैया फिर तुम्हें अंधा पैसा लगाना पड़ेगा, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर तुम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो देन तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिल्कुल सर नहीं खपाते, ठीक है। वो बस ले लिया ASRock का B450 स्टील लेजेंड या फिर ले लिया Gigabyte का B450 प्रो वाईफाई या जो भी उसका नाम है, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर 8GB है। फिर उसके बाद पछताते हैं कि भैया मेरा मदरबोर्ड ख़राब हो गया, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, कौन सा लूँ। तो ये भी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसिडर करो, उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।